Hello everyone, welcome to our channel Sumi Commerce Classes. This is Sumi here. गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि डिसोल्यूशन क्या होता है, साझेदारी जो फर्म होता है उसका विघटन कैसे होता है, यानी कि जब जो साझेदार हैं आगे बिजनेस को कैरी ऑन नहीं रखना चाहते हैं किन्हीं भी वजह से, चाहे वो उनके म्यूचुअल मतलब कॉन्सेंट की वजह से हो या फिर वो कोर्ट के थ्रू उन्होंने डिसीजन कर लिया है कि अब आगे जो है फर्म को नहीं रखना चाहते, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रोसीजर होता है कि फर्म का विघटन कर दिया जाता है। उसी सीरीज में हम इस पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि हमें विघटन पर खाते बंद करने होते हैं, तो जो पुस्तकें होती हैं फर्म की उनको बंद करने का क्रम क्या होगा, हम आगे इसमें उनको डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। रियलाइजेशन क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद साझेदारों के ऋण खाते, साझेदारों के पूंजी खाते और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट, यानी कि ये देखने के लिए कि हमारे पास कितना कैश कितना बैंक अकाउंट है, बैलेंस है, तो उसके लिए हम ये अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए वन बाय वन अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जैसा कि हमें पता है कि एक नाम मात्र खाता होता है। जब भी फर्म की समाप्ति होती है तो फर्म की समाप्ति पर फर्म की संपत्तियां बेचकर दायित्वों के भुगतान और उससे होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट या फिर संपत्ति विक्रय खाता जो है वो तैयार करते हैं। मेनली जो है इस खाते का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के लिए यह अकाउंट ओपन किया जाता है। इसके डेबिट साइड में एसेट्स लिखी जाती हैं और क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि साझेदारी का जो विघटन होता है उस पर वसूली खाते में लेखे से संबंधित कुछ नियम हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कैश तथा बैंक बैलेंस वसूली खाते में कभी भी ट्रांसफर नहीं किए जाते। हमने इसमें पढ़ा, लास्ट में हम कैश और बैंक बैलेंस देखने के लिए हम अलग से उसे प्रिपेयर करेंगे। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसमें कैश और बैंक बैलेंस नहीं आते हैं। जो काल्पनिक संपत्तियां हैं उसके खाते वसूली खाते में ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। कोई भी कृत्रिम संपत्ति होगी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, स्थगित खर्चे, विज्ञापन व्यय, इन्हें जो है वसूली खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता क्योंकि इनके बदले में नकद धनराशि जो है वो प्राप्त नहीं हो सकती। उसके बाद अगर कोई साझेदार कोई एसेट खरीदता है तो उस साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट, डूबत क्रय जो होता है इनका भी हम इसमें कोई एंट्री नहीं करते हैं। हाँ, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं हम उसको बुक वैल्यू पर इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रोविजंस है, जैसे कि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, तो इन्हें भी वसूली खाते में यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में अलग से क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। और जो संबंधित संपत्ति है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है, जैसे कि डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होते हैं, तो उसे ग्रोस वैल्यू पर इस अकाउंट के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसके लिए आइए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर डेटर्स हमारे 50,000 के हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 4,000 रुपये का, तो हम इस केस में एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 50,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये हम इसमें क्या करेंगे, एंट्री। उसके बाद एसेट्स अकाउंट को बंद करना। इसमें क्या किया जाता है कि एसेट्स अकाउंट कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर फर्म की सारी एसेट्स को बुक वैल्यू पर इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एंट्री हम उसके लिए क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, और एसेट्स को कौन सी वैल्यू पर ट्रांसफ़र करेंगे, बुक वैल्यू पर। जो कृत्रिम संपत्तियां होती हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं,
इन्हें हम साझेदारों के पूंजी खातों में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब रही बात प्रोविजंस की, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, या जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, तो इन सभी अकाउंट्स को डेबिट कर दिया जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि दायित्वों के लिए जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसके लिए खाते कैसे बंद किए जाएंगे। तो उसके लिए एंट्री होगी सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि अब हम जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको भी बुक वैल्यू पर हम किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। इसमें हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि केवल जो थर्ड पार्टी होते हैं उसको देय दायित्वों को ही इस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जैसे कि लेनदार, देय बिल, बाह्य ऋण हो गए, प्रोविडेंट फंड हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, साझेदार की पत्नी का ऋण। अब रही बात जो अविभाज्य लाभ होते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, इनका हम क्या करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन है, तो इन सभी को डेबिट कर दिया जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब एसेट को सेल किया जाता है तो इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद अगर एसेट कोई भी पार्टनर ले लेता है, मान लिया साझेदार द्वारा संपत्ति लिए जाने पर हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब किसी लेनदार को पूर्ण रूप से या फिर पार्शली यानी कि आंशिक भुगतान में कोई एसेट दी जाती है तब लेनदार के दावे में से उस संपत्ति की रकम को घटाकर क्या किया जाता है, बाकी की जो है उसका लेखा किया जाता है। तो लेनदार के द्वारा संपत्ति लेने पर जो लेखा है वो नहीं किया जाता बल्कि उसके शुद्ध भुगतान करने का ही लेखा किया जाता है। अब उसके बाद रही बात जो हमारे बाह्य दायित्व होते हैं, जब हम उनकी पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। किसी साझेदार द्वारा अगर कोई दायित्व लिया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद आता है कि वसूली व्यय होते हैं, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं हम उनकी पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अकाउंट। साझेदार द्वारा भुगतान करने पर तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये तो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हम इसको बनाएंगे। आइए अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट का। जैसे कि हमने पढ़ा था कि डेबिट और क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में सारी की सारी एसेट्स आएंगी, ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो इनको छोड़कर बाकी जो एसेट्स होती हैं वो बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र की जाती हैं। अब उसके बाद कोई लाइबिलिटी हम डिस्चार्ज करते हैं, पे करते हैं लाइबिलिटी को, तो टू बैंक अकाउंट वो भी कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड में। टू कैश और बैंक अकाउंट अमाउंट पेड फॉर द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ होती है उसकी पेमेंट की जाती है तो भी किस में आ जाएगी, वो डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के ऊपर पे किए जाते हैं तो उसके लिए एंट्री की जाएगी टू बैंक और कैश अकाउंट। उसी तरह से लाइबिलिटी साइड में बाय ऑल लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में, इसमें भी हमें एक्सक्लूड करना है, यानी कि सभी लाइबिलिटीज़ आएंगी लेकिन किसको छोड़कर, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट और लोन फ्रॉम पार्टनर। अगर किसी इसके ऊपर एसेट्स के ऊपर प्रोविजंस है, जैसे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे बाय प्रोविज़न ऑन एनी एसेट। इसी तरह से अगर एसेट्स को सेल किया जाएगा तो उसके ऊपर जो अमाउंट रियलाइज होगी तो उसके लिए एंट्री होगी बाय बैंक और कैश अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट। अगर किसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स के ऊपर अमाउंट रिसीव्ड होती है तो उसके लिए भी हम एंट्री करेंगे बाय बैंक और कैश अकाउंट। इसी तरह से अगर कोई एसेट कोई पार्टनर ले लेता है, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। एंड डेबिट साइड में अगर जो लाइबिलिटीज़ है वो पार्टनर ले लेता है
या फिर एक्सपेंसेस उसके द्वारा पे किए जाते हैं, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके अंदर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे। अगर क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो डेबिट साइड से एक्सेस में है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसके डेबिट साइड में जो प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन का वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस जो है रियलाइजेशन के ऊपर इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है एक पॉइंट कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पढ़ा है और रियलाइजेशन अकाउंट भी अभी अभी स्टडी किया है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है, क्या उसमें कंडीशंस होती है, इसी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, नए साझेदार के प्रवेश के समय या कोई साझेदार रिटायर हो रहे हैं या फिर किसी साझेदार की मृत्यु होती है, तो उस केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और ये जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है वो विघटन की अवस्था में, यानी कि अब आगे बिजनेस को नहीं चलाना है, तो उस केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो मेन मोटिव होता है, जो इसका उद्देश्य है, वो संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में समायोजन करना होता है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट का जो उद्देश्य होता है वो संपत्तियों की बिक्री और दायित्वों के भुगतान से लाभ हानि ज्ञात करना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाता है तो इस खाते को बनाने के बाद भी फर्म जो होती है वो चालू रहती है, केवल साझेदारी संगठन में परिवर्तन होता है, याद रखना। जबकि अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इस खाते को बनाने के बाद जो होता है वो फर्म जो होता है वो बंद हो जाती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो हम संशोधित मूल्य यानी कि बुक वैल्यू और संशोधित जो मूल्य होते हैं यानी कि रिवाइज्ड वैल्यू, उन दोनों के डिफरेंस का लेखा किया जाता है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट में संपत्तियों और दायित्वों के बुक वैल्यू की एंट्री की जाती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक फर्म के लाइफ टाइम में कई बार भी बनाना पड़ सकता है, जबकि जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो ओनली एंड ओनली एक ही बार, यानी कि सिर्फ एक ही बार वो है जो खाता बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टनर्स लोन अकाउंट। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उसका भुगतान बाहरी ऋणों का संपूर्ण भुगतान करने के बाद ही किया जाएगा। जब हम थर्ड पार्टी को पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद पार्टनर्स के लोन अकाउंट की पेमेंट की जाएगी। इसीलिए जो साझेदार के ऋण खाता है उसको वसूली खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और एंट्री इसमें की जाती है। तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये हम इसके अंदर क्या करेंगे, एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं उसमें वसूली खाते का लाभ हानि, बिना बांटे जो लाभ होते हैं संचय, यदि किसी साझेदार ने कोई एसेट ली है तो उसका लेखा, अगर दायित्व लिया है तो उसका लेखा, बाकी सारी की सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरी होने के बाद किया जाता है। अब किसी साझेदार द्वारा पूंजी की कमी का रुपया लेकर आएगा, यानी कि अगर कैपिटल की शॉर्टेज होती है तो पार्टनर लेकर आएगा और पार्टनर्स को भुगतान भी किया जा सकता है अगर एक्सेस में है। तो जब किसी साझेदार द्वारा पूंजी की कमी का रुपया लाया जाता है तो एंट्री की जाती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यदि किसी साझेदार को पूंजी का भुगतान करने पर एंट्री हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। उसके बाद छोटा सा फॉर्मेट हम देख लेते हैं, फॉर्मेट नहीं बल्कि ये समझाने के लिए सिर्फ वही बताया है कि कैश और बैंक अकाउंट जिस तरह से बाकी अकाउंट्स होते हैं इसके भी दो ही साइड होती हैं, डेबिट क्रेडिट। डेबिट साइड में हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं और साथ में जो भी हमें रिसिप्ट होती है वो सारी के सारी डेबिट साइड में आती हैं। इसी तरह से क्रेडिट साइड में सारे के सारे भुगतान लिखे जाते हैं। इस अकाउंट्स को बनाने का मेन मोटिव होता है कि आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकली रूप से मतलब कि उसकी शुद्धता की जांच हो जाती है। तो ये कैश और बैंक अकाउंट।
तो इस तरह से किसी फर्म के विघटन पर हम ये अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो ये तो था इसका थ्योरेटिकल पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट जो है वो बनाया जाएगा। तो जो भी आप में से पहली बार इस चैनल को देख रही हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड तब तक देखते रहिए सुमी कॉमर्स क्लासेस। थैंक्स।